आज की हमारी वीडियो है रिटेलर और टीयर 1 रिटेलर के बारे में। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस को डील करता है, उसके सब सेक्शन 28 में रिटेलर की एक जेनेरिक सी डेफिनेशन मौजूद है। इस डेफिनेशन में वो कहता है कि रिटेलर का मतलब ये है कि जो बंदा, कारोबार, कंपनी या कोई भी पर्सन जो है, टैक्स पेयर जो है, वो गुड्स को सेल कर रहा हो। किसको कर रहा हो? जनरल पब्लिक को, यानी कि आम आवाम को। और किस मकसद के लिए कर रहा हो? पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो सेल कर रहा है, तो वो बंदा रिटेलर कहलाएगा। आमतौर पे ये रिटेलर जो होता है, इसकी लॉ में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है सेल्स टैक्स के अंडर। ये अपना सेल्स टैक्स अपने कमर्शियल मीटर के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए पे कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब इस रिटेलर को लॉ के मुताबिक रजिस्टर होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे एक्ट में एक कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है टीयर 1 रिटेलर का। टीयर 1 रिटेलर की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 43A में दी गई है। इसमें उसने 9 कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी भी एक तरह का कारोबार इस तरह का आप डील कर रहे हैं, तो आप टीयर 1 की रिटेलर हैं और आपकी फिर ज़रूरी है, आपके लिए कंपलसरी है, लाजमी है कि आप सेल्स टैक्स एक्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन करें। अब वो कैटेगरीज क्या हैं? नंबर 1, आप किसी भी किस्म की नेशनल यानी कि कौमी या बैनुल अक़वामी चेन चला रहे हो, चेन ऑफ स्टोर। इसमें नेशनल में जैसे कि चेज़अप है या मेट्रो है, ये जो स्टोर्स हैं जिनकी एक चेन है जो पूरी चल रही है, या इंटरनेशनल में हमारा कारफोर है, TGS है, ये इंटरनेशनल चेन है। अगर आप ऐसी भी कोई चेन चला के रिटेलर का काम कर रहे हैं, यानी कि आम इस्तेमाल की चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपको रजिस्टर होना है। दूसरी कैटेगरी है, अगर आपने किसी एयर कंडीशन मॉल में या प्लाजा में अपनी शॉप बनाई हुई है, शॉप है आपकी, इसमें जो कियोस्क होते हैं, यानी कि जो स्टॉल लगाए हुए होते हैं आम खुले, वो शामिल नहीं होते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे आपका मॉल ऑफ मुल्तान है या आपका एम्पोरियम मॉल है, इसमें अगर आपकी शॉप है और आप गुड्स सेल कर रहे हैं जनरल पब्लिक को पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आप टीयर 1 की कैटेगरी में हैं और आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। इसके बाद हमारी एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें वो कहता है कि अगर आपका कमुलेटिव यानी कि मजमूई तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल किसी भी पिछले 12 महीने में इमीडिएटली जो आपके 12 महीने हैं उसका टोटल बिल जो है वो अगर 12 लाख से एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आप टीयर 1 की कैटेगरी में है और आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो लाजमी है। इसमें एक अहम बात जो है ना नोट करने वाली, वो ये कि आपका कमुलेटिव बिल, यानी कि अगर आपकी एक दुकान है या आपकी कोई 4 दुकानें हैं, अगर उनका मिलाकर आपका बिल 12 लाख से बढ़ रहा है, एक का नहीं बढ़ा लेकिन चारों का मिला के 12 लाख से बढ़ रहा है बिल आपका पिछले 12 महीने में, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे और आपके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाएगी।
इसके बाद हमारी एक फोर्थ कैटेगरी है जिसमें वो कहता है अगर आप होल सेलर हैं, यानी कि आप सामान को होल सेल रेट पे बेचते हैं और इसके अलावा आप रिटेलर भी हैं, यानी कि आप सामान को होल सेलर के अलावा रिटेलर के अलावा आम आवाम को भी बेचते हैं। इसके साथ साथ आप बल्क में इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते हैं, मुल्क से बाहर से। कौन सा सामान? कंज्यूमर गुड का, यानी कि आम इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं वो आप बल्क में इंपोर्ट करते हैं, उसको होल सेल पर भी बेचते हैं और रिटेल पे भी बेचते हैं। तो इस केस में भी आप टियर 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके लिए लाजमी है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अब तक हमने टियर 1 रिटेलर की 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया है, जिसमें एक है नेशनल या इंटरनेशनल आपकी चेन ऑफ स्टोर हो। दूसरे नंबर पे है कि आपके किसी एयर कंडीशन मॉल या प्लाजे में शॉप हो, इसमें कियोस्क जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तीसरी कैटेगरी हमने देखी है कि आपका जो मजमूई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है पिछले 12 महीने में वो 12 लाख से बढ़ रहा हो। और चौथी कैटेगरी हमने देखी है कि आप बल्क में इंपोर्ट करते हो किस चीज़ की? आम इस्तेमाल की चीज़ों की, और आप उसके होल सेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं, तो आप टियर 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम इसका कुछ हिस्सा अरेज करने लगे हैं, और अगर आप इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे से देख सकते हैं। जी, इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो आपके शॉप के साइज से रिलेट करती है। इसमें उसने 2 कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर आप फर्नीचर की रिटेल कर रहे हैं, यानी कि फर्नीचर बनाकर या फर्नीचर खरीदकर आप आम आवाम को बेच रहे हैं, उसके रिटेलर हैं, और आपकी दुकान का साइज जो है वो 2000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा है, तो आप टियर 1 के रिटेलर हैं। दूसरी, यानी कि अगर आप किसी भी और चीज़ को, फर्नीचर के अलावा किसी भी और चीज़ को बेच रहे हैं और आप की दुकान का साइज जो है वो 1000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा है, तो फिर भी आप टियर 1 के रिटेलर हैं और आपने अपने आप को लाजमी सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है। इसके साथ हमारी एक 6th कैटेगरी है। 6th कैटेगरी में वो कहता है अगर आपने अपनी दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल लगाया हुआ है ताकि आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए, यानी कि जैसे कि हमारे अक्सर आप लोगों ने अब देखा है कि दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पे, बड़े बड़े मॉल्स पे हमारी स्वाइप मशीन्स होती हैं जिसमें हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम रिटेलर जिन्होंने ये स्वाइप मशीन्स लगाई हुई हैं ताकि पॉइंट ऑफ सेल बैंकिंग चैनल से पेमेंट्स हो सकें, तो इनके लिए भी कंपल्सरी है कि ये अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये टियर 1 के रिटेलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। टियर 1 की जो 7वीं कैटेगरी है उसमें हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन है 236G और 236H। इसमें होता यह है कि रिटेलर जो है वो जब कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है तो इन 2 सेक्शंस के तहत बेचने वाला उनकी टैक्स की विदहोल्डिंग करता है, इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग। तो टियर 1 की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी इन दोनों सेक्शंस के तहत होने वाली जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो एक लिमिट से बढ़ जाए, वो लिमिट अभी तक लॉ में डिफाइन नहीं हुई है, लिखा हुआ है कि अगर ऑफिशियल गजट में वो लिमिट आ जाती है और उस लिमिट से ये बढ़ जाता है तो फिर अभी आप टियर 1 के रिटेलर हैं और आपको लाजमी है कि सेल्स टैक्स एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, ये जो हमारे रिटेलर हजरात हैं उनके लिए सेक्शन 236G और 236H जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम तरह की जो कंज्यूमर गुड्स हैं, इसमें हमारा सीमेंट भी आ जाता है, इसमें हमारा फर्टिलाइज़र भी आ जाता है, इसके अलावा हमारी मिल्क और बेवरेजेस और हर तरह की जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं वो आ जाती हैं। और अगर आप
का जो बिल बन के आता है, यानी कि रिटेलर जो परचेज कर रहा होता है अपने सप्लायर से, उसमें इसके तहत विद होल्डिंग होती है। और अगर आप इनकम टैक्स में एक्टिव हैं यानी कि फाइलर हैं तो वो रेट आधा है, और अगर आप इनकम टैक्स में एक्टिव नहीं हैं, नॉन फाइलर हो जाते हैं, तो ये रेट डबल होके आपका विद होल्डिंग टैक्स कटता है, जो आपके किसी काम नहीं आता अगर आप फाइलर नहीं हैं तो। इसके साथ ही हमारी जो 8वीं कैटेगरी है वो हमारे ज्वेलर हजरात के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि जो बंदा भी ज्वेलरी सेल कर रहा है रिटेल पे, किसकी ज्वेलरी, उसमें तमाम तरह के मेटल, प्रेशियस मेटल का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। हमको पता है कि हमारा प्रेशियस जो कीमती मेटल है वो कौन सा है, यानी कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, या फिर प्लेटिनम है, वाइट गोल्ड जिसे आम जुबान में कहते हैं। इस तरह की किसी भी ज्वेलरी में अगर वो डील कर रहा है तो वो टियर 1 का रिटेलर है और उसने अपने आप को सेल टैक्स में लाजमी रजिस्टर करवाना है। इसमें वो एक एक्सेप्शन देता है कि अगर आपकी शॉप का जो साइज़ है वो 300 स्क्वायर फुट या उससे कम है तो आप फिर टियर 1 की रिटेलर में नहीं आते हैं, चाहे आप ज्वेलरी वगैरह की सेल कर रहे हैं। 9th नंबर पे हमारी डेफिनेशन में ये लिखा है कि एनी अदर। आपको पता है कि FBR के पास इख्तियारात हैं, तो अगर एनी अदर कोई भी और चीज़, कोई भी और कैटेगरी जिसको FBR कह दे कि वो टियर 1 रिटेलर है तो वो टियर 1 रिटेलर है। तो हमने देखा कि 5वीं कैटेगरी में आके शॉप का साइज़ है जिसकी बेस पे आप टियर 1 रिटेलर बनते हैं, जो कि फर्नीचर की सेल के केस में आप 2000 स्क्वायर फुट की अगर शॉप है तो आप टियर 1 की रिटेलर हैं, और अगर किसी भी और चीज़ की आप रिटेल सेल कर रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फुट की दुकान या उससे ज़्यादा पर भी आप टियर 1 के रिटेलर बन जाते हैं। और 6ठी कैटेगरी में हमने देखा है कि बैंकिंग चैनल के ज़रिए अगर आप पेमेंट ले रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आपने मशीन पॉइंट ऑफ सेल के साथ अपनी मशीन अटैच की हुई है ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकें, तो वो तभी आप टियर 1 रिटेलर में आ जाते हैं। और 7वीं कैटेगरी हमने देखा कि अगर आपके 236G और 236H जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है जिसके तहत विद होल्डिंग करता है आपका सप्लायर, तो अगर आप एक लिमिट से आपका ये टैक्स बढ़ गया है तो आप टियर 1 के रिटेलर हैं। ये लिमिट जो है ना हमारे अभी किसी ऑफिशियल गजट में नहीं आई है, ये अगर FBR ने प्रेस्क्राइब कर दी लिमिट तो फिर हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और 8वीं कैटेगरी है हमारी ज्वेलरी की सेल की। अगर आप प्रेशियस मेटल की ज्वेलरी खुद बनाते हैं या ख़रीद कर बेचते हैं रिटेल पर, गोल्ड वगैरह की, सिल्वर वगैरह की, तो आप टियर 1 के रिटेलर हैं, अनलेस कि आपकी शॉप का साइज है वो 300 स्क्वायर फुट से कम हो। तो यहाँ तक थी हमारी रिटेलर की और टियर 1 के रिटेलर की सारी डिटेल। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी रिटेलर की डेफिनेशन है सब सेक्शन 28 और सेक्शन 2, उसमें इस जेनेरिक डेफिनेशन के बाद उसने 2 पॉइंट और ऐड किए हैं कि अगर आप होलसेलर कम रिटेलर हैं, या अगर आप इंपोर्टर यानी कि आप माल जो है, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो बाहर से ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं रिटेल के ऊपर, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि आप वो सामान खुद बनाते हैं और फिर आप उसको सेल करते हैं रिटेल पर, तो ऐसे केस में आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कानून कहता है कि आपके लिए लाजमी है कि आप अपनी होलसेल की प्राइस भी डिक्लेयर करें और अपनी रिटेल प्राइस भी डिक्लेयर करें, यानी कि आपने वाज़े करना है कि आपकी होलसेल पे माल बेचने की क्या कीमत है और रिटेल पे माल बेचने की क्या प्राइस है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपनी तमाम रिटेल आउटलेट्स, जो आपकी शॉप्स हैं, चाहे वो फिज़िकल शॉप्स हैं चाहे वो वेबसाइट्स हैं, उनके जो एड्रेस हैं वो भी आपने FBR को डिक्लेयर करने हैं। जैसे कि नाम से ही वाज़े है कि जब आप इंपोर्टर हैं तो चाहे आप इन सारी 9 कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपने लाजमी सेल टैक्स में रजिस्टर होना होता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो चाहे आप इन सारी चीज़ों कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आपने लाजमी सेल टैक्स में रजिस्टर होना होता है, अनलेस कि आप
कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं।